बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक वंस अगेन टू अवर यूट्यूब चैनल। भाई आज का जो लेक्चर है वो हमारा लेक्चर नंबर 7 है। 6 लेक्चर में हमने डिस्कस किया था केसेस को, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के जो केसेस थे। बट आज का जो लेक्चर है वो हमारा एक लॉन्ग क्वेश्चन है और वो बहुत इंपॉर्टेंट है। और लॉन्ग क्वेश्चन किस रिलेटेड है भाई? एक सफ़ियर होगा, यानी हम यहाँ पे जो क्लोज सरफेस कंसिडर करते हैं वो एक सफेरिकल शेप है, यानी जैसे फुटबॉल की शक्ल होती है। तो फुटबॉल की तरह की एक शेप है जिसके सेंटर में हमने क्या रखा हुआ है? एक चार्ज रखा हुआ है। उस चार्ज की वजह से जो फ्लक्स होगा, यानी उस सरफेस में से जो पास होने वाला इलेक्ट्रिक फ्लक्स होगा, आज हमने उसको फाइंड आउट करना है। तो देखते हैं भाई, वो शेप पहले हम कंस्ट्रक्ट करेंगे, यहाँ पे उसके सेंटर में चार्ज को रखेंगे और फिर पूरी की पूरी शेप को हम क्या करेंगे? छोटे छोटे पैचेस के अंदर या छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे सबसे पहले हम कंसिडर करते हैं भाई, एक सफेरिकल शेप है, ठीक है, सफ़ियर की तरह की है, यानी आप फुटबॉल को जहन में रखें और आप ये समझें कि बिल्कुल फुटबॉल के सेंटर में एक चार्ज पड़ा हुआ है और ये जो चार्ज है ये है एक सोर्स चार्ज। यानी सोर्स चार्ज मैंने फर्स्ट टाइम ही डिस्कस किया था कि सोर्स चार्ज एक ऐसा चार्ज होता है जिसको हम इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट करने के लिए इस्तेमाल करते हैं, ठीक। तो ये एक सोर्स चार्ज है जिसको हमने क्या किया हुआ है भाई? सफ़ियर के सेंटर में रखा हुआ है और इसमें से इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस हर तरफ ही एमिट हो रही हैं। यानी अज्यूम करें, अगर ये भी सरफेस है ना छोटी सी, इस तरह का एक पैच है छोटा सा, तो इस पैच का जो सरफेस एरिया है वो सरफेस एरिया है अपर डायरेक्शन में, एरिया वेक्टर, और इसी डायरेक्शन में है इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी। क्योंकि हमें पता है कि जो चार्जेस हैं पॉजिटिव चार्जेस, तो पॉजिटिव चार्जेस से तो हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस एमिट होती हैं, खारिज होती हैं। अब अगला सवाल आपका ये होगा कि सर आपको कैसे पता है कि ये दोनों आपस में पैरेलल ही हैं? क्या ये परपेंडिकुलर नहीं हो सकते? तो भाई इसका आंसर बहुत आसान है, सिंपल है। देखिए भाई, आप अज्यूम करें, आपके दिमाग में आ जाए कि कंसिडर दैट कि एक फुटबॉल है और फुटबॉल आपने देखा होगा कि उसको छोटे छोटे जो टुकड़े होते हैं ना, उनको जोड़ के बनाया जाता है। तो आप कंसिडर करें कि उसी तरह के पैचेस हैं, यानी आपने पूरे के पूरे सफ़ियर को उन्हीं पैचेस के अंदर डिवाइड कर दिया है, छोटे छोटे पैचेस हैं। अब होता क्या है? अज्यूम करें, मैं कहता हूँ कि ये भाई एक फुटबॉल का एक पैच है, यानी यहाँ पे चार्ज रखा हुआ है, फुटबॉल इस तरह से है और ये एक पैच है, उसका एक छोटा सा हिस्सा है। तो अब देखें, जिस चीज़ को इस तरह से अगर मैं इसको हिला रहा हूँ, इसका मतलब ये है उसकी सरफेस। तो सरफेस एरिया हमेशा क्या होता है? उसके ऊपर परपेंडिकुलर होता है। इट मीन्स दैट उसका सरफेस एरिया होगा उस डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर होगा। अगर आप इस पूरे के पूरे सफ़ियर को अज्यूम कर लेते हैं या छोटे छोटे पैचेस को अज्यूम कर लेते हैं, तो हर पॉइंट पे आपको दिखाई देगा कि सरफेस एरिया जो है उसकी डायरेक्शन डिफरेंट होगी। इस डायरेक्शन में सरफेस एरिया इधर होगा। अगर मैं इस पैच को, यानी ये वाला पैच कंसिडर कर लेता हूँ, तो उसका सरफेस एरिया उसी डायरेक्शन में होगा। जब यहाँ पे सोर्स चार्ज पड़ा हुआ है तो पॉजिटिव चार्ज से हमेशा इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस तो एमिट होंगी। इट मीन्स दैट अगर सोर्स चार्ज यहाँ मौजूद है तो उसमें से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन आउटवर्ड होगी, बाहर की तरफ होगी। इसका मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी वही डायरेक्शन है जिस डायरेक्शन में उस सरफेस का एरिया वेक्टर है। इट मीन्स दैट वो दोनों आपस में क्या होंगे? पैरेलल होंगे। जब वो दोनों पैरेलल होंगे तो उनके दरमियान बनने वाला जो एंगल है वो होगा ज़ीरो। अज्यूम क्या करेंगे भाई? सबसे पहले मैं करूँगा यहाँ पे कंसीडर, यानी मैं यहाँ पे डायरेक्ट आपको बता रहा हूँ भाई। मैंने यहाँ पे आपके सामने डायाग्राम को कंस्ट्रक्ट कर दिया है। डायाग्राम आपको कुछ चीज़ें लिखनी होती हैं एक टॉपिक को लिखने के लिए, बहुत ज़रूरी हैं। सबसे पहले आपको उनकी स्टेटमेंट्स वगैरह लिखनी होती हैं। यहाँ पे सबसे एंड पे वो स्टेटमेंट हमारे पास जनरेट होती है जो कि बराबर आती है Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के। लेकिन वो सबसे पहले आपको लिखनी पड़ेगी कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू एनी क्लोज सरफेस बिकम्स ऑलवेज बी इक्वल्स टू Q डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट। और वो Q कौन सा होता है? वो टोटल चार्ज होता है जो कि उस सफ़ियर के अंदर रखा हुआ है। वो स्टेटमेंट होगी। स्टेटमेंट के फ़ौरन बाद आप चले जाएंगे डायग्राम की तरफ। इसकी एक डायग्राम नहीं बल्कि इसकी दो डायग्राम्स हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल तो हम ये वाली डायग्राम को कंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, बट हम इसके अंदर ही अज्यूम कर लेते हैं। मैं उन पॉइंट्स को लिख नहीं रहा बल्कि मैं आपके सामने यहाँ पे शेयर कर रहा हूँ। भाई हमने क्या करना होता है? पूरी की पूरी सरफेस को, यानी उस सफ़ियर को हमने छोटे छोटे पैचेस में डिवाइड करना होता है। तो हम कहते हैं लेट द होल सफ़ियर बी डिवाइडेड इनटू द n स्मॉल पैचेस एंड ईच हैव द डिफरेंट एरिया वेक्टर्स विच कैन बी रिप्रेजेंटेड एज। तो यहाँ से आप क्या लिखेंगे? आप लिखेंगे
A1 वेक्टर, नंबर 2 A2 वेक्टर, कॉमा A3 वेक्टर अप टू सो ऑन, और आखिरकार आ जाएगा AN वेक्टर। और इन तमाम पैचेस में से इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज की भी डायरेक्शंस जो होंगी वो भी इसी तरह से चेंज होंगी। यहाँ पे हम लिखेंगे सिमिलरली द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी टू these area vectors becomes equals to E1 vector comma E2 vector comma E2 vector comma E3 vector अप टू सो ऑन, और लास्ट में क्या आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा EN वेक्टर। EN वेक्टर। अब दूसरी डायग्राम मैं आपको बता देता हूँ कि वो होगा कुछ इस तरह से, यानी चार्ज यहाँ पे मौजूद है और हम क्या कर रहे हैं, उस पूरी की पूरी सरफेस को इस तरह से n स्मॉल पैचेस के अंदर डिवाइड कर रहे हैं। ठीक, यानी टुकड़ों में उसको बांट रहे हैं, तकसीम कर रहे हैं। आपने कुछ सेकंड डायग्राम जो है वो कुछ इस तरह की कंस्ट्रक्ट कर देनी है, इस तरह से और इस तरह। और फिर हर एक पॉइंट के लिए हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की और उसके एरिया वेक्टर की डायरेक्शन को रिप्रेजेंट कर देंगे। अज्यूम करें ये क्या है, ये है एरिया A1 वेक्टर, तो उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की भी डायरेक्शन होगी, उसको लिखेंगे E1 वेक्टर। कंसिडर दैट ये एक एरिया है जिसको हम एरिया वेक्टर को अज्यूम कर रहे हैं A2 वेक्टर, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगी, उसकी इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी की डायरेक्शन होगी E2 वेक्टर। अप टू सो ऑन चलते चलते हम एक अज्यूम कर लेते हैं लास्ट कि इसका एरिया वेक्टर है AN वेक्टर, तो इसी डायरेक्शन में क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी उसकी होगी EN वेक्टर। अब क्या होगा अब होना ये है भाई, हम तमाम की तमाम जो पैचेस हैं यानी सरफेसेस, छोटी छोटी सरफेसेस हैं, उन तमाम के इलेक्ट्रिक फ्लक्सेस को निकालेंगे और उनको ऐड कर लेंगे, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा। इट मीन्स दैट हमें पता है, सबसे पहले मैं लिख रहा हूँ यानी मैथमेटिकल स्टेप्स यहाँ पे लिखेंगे, हम इसका हेडिंग भी दे देंगे मैथमेटिकली। मैथमेटिकली हमें क्या करना होगा भाई, मैथमेटिकली हमें फर्स्ट सरफेस, सेकंड, थर्ड यानी सरफेसेस जो हैं जिनके एरियाज A1 A2 A3 के बराबर हैं, उनमें से इलेक्ट्रिक फ्लक्स की कीमत निकाल रहे हैं। यानी हम लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस, वो क्या होगा, वो बराबर आ जाएगा E1 वेक्टर डॉट A1 वेक्टर, या फिर उसको लिखेंगे E1 A1 इंटू का, या आप एक काम करें, आप इसको E1 A1 cos थीटा 1 लिख सकते हैं, इससे फ़र्क नहीं पड़ता। आप ये काम करें कि आप E1 डॉट A1 इसी तरह E2 डॉट A2 ये सारे के सारे लिख लें और फिर सबको आखिर में ऐड कर लीजिएगा। यानी इस तरह से अज्यूम किया इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द फर्स्ट सरफेस, फिर आप लिखेंगे इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू द सेकंड सरफेस, यानी ये आपको हेडिंग छोटे छोटे लिखने पड़ेंगे। यहाँ पे आ जाएगा फाई E2 इज इक्वल्स टू, वो आ जाएगा E2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर अप टू सो ऑन, यानी सिमिलरली करने के बाद आप लिखेंगे फाई EN इज इक्वल्स टू EN वेक्टर डॉट AN वेक्टर। अच्छा, आपकी बुक में इसको डेल्टा से अज्यूम किया हुआ है, डेल्टा A1 डेल्टा A2 डेल्टा A3। भाई डेल्टा का मतलब होता है वेरी स्मॉल, अगर आप वो लिखना चाहते हैं ऐसा करने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अगर आप A1 A2 लिख देते हैं तो भाई इस तरह से भी कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, कोई चेंज नहीं हो जाएगा कोई आंसर। अब क्या करें, हमें तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स चाहिए, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है वो बेसिकली इन तमाम के तमाम सरफेसेस के फ्लक्स का सम है, यानी फाई E1 प्लस फिर आ जाएगा फाई E2 प्लस इसी तरह से आ जाएगा फाई E3 अप टू सो ऑन, और लास्ट में आ जाएगा फाई EN, यानी कि तमाम के तमाम फ्लक्सेस जो उनके सामने उनके आंसर्स हैं। फर्स्ट क्या है, E1 वेक्टर डॉट A1 वेक्टर, दूसरा है E2 वेक्टर डॉट A2 वेक्टर प्लस अप टू सो ऑन, यानी E3 में आ जाएगा E3 वेक्टर डॉट A3 वेक्टर अप टू सो ऑन, लास्ट आ जाएगा EN वेक्टर डॉट AN वेक्टर। अब क्या करेंगे भाई, डॉट प्रोडक्ट को ओपन कर देंगे। जैसे ही हम इनको ओपन करेंगे, अब मैं इसको कुछ लिखने जा रहा हूँ, फाई E टोटल, यानी टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स बिकम्स इक्वल्स टू देखें भाई, हमें पता है E वेक्टर डॉट A वेक्टर अगर ओपन करें तो वो बनता है EA cos थीटा, यानी कि E1 डॉट A1 अगर ओपन करूँगा तो फिर वो बनना चाहिए E1 A1 cos ऑफ थीटा 1। यहाँ पे मैंने क्या लिखा है भाई, यहाँ पे मैंने लिखा है E और cos ऑफ, चलें cos ऑफ थीटा 1 लिख देता हूँ, लेकिन E लिखा गया है।
अब अगला क्वेश्चन ये है कि सर यहाँ पे सिंपल ई लिखा है, अगर मैं ई टू डॉट ए टू को ओपन करता हूँ तो फिर भी मैं लिख रहा हूँ ई इंटू ए टू इंटू कॉज ऑफ थीटा टू, और लास्ट में अप टू सो ऑन करने के बाद ई इंटू ए एन इंटू कॉज ऑफ थीटा एन। तो सवाल ये पैदा होता है कि सर ये ई वन ए ई टू या ई एन इसको क्यों नहीं लिखा गया। तो भाई उसका आंसर ये है कि अगर आप ई वन वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेते हैं वो बराबर आ जाएगा ई टू वेक्टर के मैग्नीट्यूड के, वो बराबर आएगा ई थ्री वेक्टर के मैग्नीट्यूड अप टू सो ऑन, ये सारे बराबर होंगे ई एन वेक्टर के मैग्नीट्यूड और वो बराबर हो जाएगा ई के। ऐसा क्यों है भाई? मैग्नीट्यूड का मतलब क्या होता है भाई? मैग्नीट्यूड जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी दो चीज़ों को रिप्रेजेंट करेगा। किस किस को रिप्रेजेंट करेगा? मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करेगा इफेक्टिव वैल्यू, यानी जो उसका आंसर होता है। जैसे कि मैं आपके सामने लिख देता हूँ, फॉर एग्जांपल एक बॉडी जिसका मास है 5 kg, तो यहाँ में क्या आ जाता है, यहाँ पे एक आता है सर्टन नंबर और दूसरे नंबर पे आता है प्रॉपर यूनिट। इस चीज़ को मैग्नीट्यूड बोला जाता है। सर्टन नंबर विद अ प्रॉपर यूनिट इज कॉल्ड मैग्नीट्यूड। जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटीज़ को देखेंगे तो इंटेंसिटीज़ की डायरेक्शंस जो हैं वो डिफरेंट हैं, बट मैग्नीट्यूड सबका एक जैसा है। मैग्नीट्यूड एक जैसा क्यों है? क्योंकि आपने खुद एक फार्मूला देखा था और पढ़ा भी था। फार्मूला क्या था? E इज इक्वल टू के क्यू डिवाइडेड बाय आर का स्केयर, ये हमने खुद प्रूव किया था। इट मीन्स दैट इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, क्योंकि हम सरफेस के ऊपर फाइंड आउट करना चाहते हैं, भाई उन सब का जो रेडियस है वो सब का डिस्टेंस सेम है, जो कि रेडियस ऑफ द स्फीयर के बराबर है। इट मीन्स दैट मैग्नीट्यूड ऑफ द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी सब की एक जैसी है। तो यहाँ पे वो रीज़न लिखी जा सकती है, हम लिखेंगे सिंस E1 vectors magnitude, these all magnitudes are equal to each other because this electric field intensity is only due to अ सिंगल चार्ज। क्योंकि सिंगल चार्ज की वजह से फील्ड इंटेंसिटी है, इसलिए ये सारी आपस में बराबर हैं। तो इनकी वैल्यूज़ को हम यहाँ पे ई की जगह, ई यानी कि इन तमाम की जगह पे हमने ई को पुट कर दिया। अब क्या करेंगे, तब सब के अंदर से ई तो कॉमन आ जाएगा, बट एक चीज़ अभी भी मौजूद है, थीटा वन थीटा टू थीटा थ्री। तो ये बहुत आसान है, ये मुश्किल नहीं है। ये थीटे जो हैं ये सारे के सारे आपस में बराबर हैं। कैसे बराबर हैं भाई? हमने पहले ही पढ़ा था ई वन ए वन ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। इट मीन्स दैट उन दोनों के दरमियान एंगल जो है वो क्या है, ज़ीरो के बराबर है। यानी यहाँ से आंसर ये आता है ई इंटू ए वन कॉज ऑफ ज़ीरो, फिर आ जाएगा ई टू तो नहीं लिखेंगे बल्कि ये आ जाएगा ई इंटू ए टू कॉज ऑफ फिर ज़ीरो आएगा अप टू सो ऑन, और लास्ट में आ जाएगा ई इंटू ए एन कॉज ऑफ ज़ीरो। कॉस ज़ीरो पे वैसे वन होता है तो हम लिखेंगे ई ए वन प्लस दूसरे नंबर पे आ जाएगा ई ए टू प्लस तीसरे नंबर पे आ जाएगा, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ तो नहीं है लेकिन वो ई ए थ्री आ सकता है, उसमें प्रॉब्लम नहीं है, अप टू सो ऑन, और लास्ट में आ जाएगा ई ए एन। और इन सब में से हम ले लेंगे कॉमन ई को, अंदर बचेगा ए वन प्लस ए टू प्लस ए थ्री अप टू सो ऑन, और लास्ट में आ जाएगा ए एन इज इक्वल्स टू ई मल्टीप्लाइड बाय ए वन का मतलब है फर्स्ट पैच, यानी कि वो जो मैंने आपको बताया था कि फुटबॉल की अगर शक्ल है तो उसका पहले हिस्से का एरिया उसको अज्यूम कर लें। उसके बाद A2 है, A2 का मतलब है दूसरा पैच जो कंसिडर किया हुआ है उसका एरिया। ऐसे एरियाज़ को ऐड करते जाएं, करते 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 EAN तक पहुंच जाएं। इसका मतलब है कि आपने जो एरियाज़ ऐड किए हैं उन सब का सम लिया है, और भाई वो क्या है, वो पूरे के पूरे स्फीयर का एरिया है। ठीक, उन पैचेस का एरिया का सम लेने का मतलब है कि आपने एक स्फीयर का एरिया जो है वो निकाल लिया है। और हमें पता है इसको हम यूँ लिखेंगे टोटल एरिया, किसका? टोटल एरिया ऑफ सफ़ियर, टोटल एरिया ऑफ और सफ़ियर। अगर सफ़ियर का रेडियस आर के बराबर है, ई की वैल्यू हम पहले से जानते हैं, ई की वैल्यू जो होती है ये आ जाएगा इलेक्ट्रिक फ्लक्स टोटल। ई की वैल्यू अभी हमने आपके सामने लिखी थी, ई की वैल्यू होती है भाई के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर मल्टीप्लाइड बाय, या फिर के क्यू डिवाइडेड बाय आर स्क्वायर होता है, या फिर के की वैल्यू हम लिख देंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। ये कब होती है? जब ये फ्री स्पेस के अंदर होगा, यानी अगर उसके दरमियान एयर आर वैक्यूम मौजूद है। अगर आप कोई और चीज़ इन्वॉल्व कर देते हैं तो इन्वॉल्व करने से ये के की जो वैल्यू है वो चेंज हो जाएगी, ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। एरिया ऑफ द सफ़ियर, अगर सफ़ियर का रेडियस आर के बराबर हो तो एरिया ऑफ द सफ़ियर जो होता है उसका फार्मूला होता है 4 पाई आर का स्क्वायर। तो ये 4 पाई जो है ये 4 पाई से कैंसिल, आर का स्क्वायर आर के स्क्वायर से कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास जो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स आ जाएगा वो बराबर आएगा क्यू डिवाइडेड बाय
एप्सिलॉन नॉट। इसका एक एमसीक्यूज़ भी आ सकता है, एमसीक्यूज़ पूछा जा सकता है कि द इलेक्ट्रिक फ्लक्स थ्रू अ स्फीयर व्हेन अ चार्ज इज एट द सेंटर ऑफ द स्फीयर बिकम्स इक्वल टू, तो वो क्यू डिवाइडेड बाय एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। भाई ये आज का हमारा लॉन्ग टॉपिक था जो हमने यहाँ पे कवर किया है। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर के अंदर जो है वो हम गॉसेस लॉ को डिस्कस करेंगे, गॉसेस लॉ और उसके बाद उनकी एप्लीकेशंस। तो इंशाल्लाह वो नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे भाई। तब तक के लिए हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।